11th स्टेट बोर्ड, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 4, सेक्शन 4। बुक में क्वेश्चन है आपके पेज नंबर 292 पे क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले के तीनों क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप वो जाके पहले देख सकते हैं। जैसे डे बाय डे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे, थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जाएंगे, इसलिए आप पहले पुराने वीडियोस देखिए 1 2 3, उसके बाद 4 नंबर का देखिए। ठीक है, उसके पहले भी मैंने एक लॉजिक वाला भी क्वेश्चन आपको समझा के दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हंडवाला इंटरप्राइजेस प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट बनाने आपको आइटम दिए हुए हैं। क्या बताया था मैंने आपको? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि एडजस्टमेंट को रीड करना है। एडजस्टमेंट को रीड कर कर उसका मार्किंग करना है। रेंट ऑफ 4000 हैज बीन प्रीपेड। अब आपको ढूंढना है क्वेश्चन में रेंट कहाँ दिया है। ये रेंट एंड टैक्सेस है, मैंने इस पे मार्किंग लगा ली है। ठीक है, मैंने रेड मार्क लगा लिया है, आप अलग तरह से एक राइट मार्क कर सकते हैं। प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स। It was realized that our debtor worth rupees 1000 proved to be bad debts and has to be written off। तो देखिए डेटर्स जो दिख रहा है ना, इसके ऊपर मैं मार्किंग लगा देता हूँ। डेटर के ऊपर की ये एडजस्टमेंट है। ठीक है, ओके। और क्वेश्चन में और एक चीज देखिए, आप बैड डेट्स दिख रहा है क्या? वो देखिए बैड डेट्स दिख रहा है, तो उस पर भी एक मार्किंग लगा दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है राइट ऑफ डेप्रिसिएशन 7.5। मशीनरी और फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है, तो फर्नीचर और मशीनरी दोनों आइटम पे मैंने मार्किंग लगा दी है। क्यों लगा दी है, इसके पहले की वीडियोस आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, वैसे मैं इस क्वेश्चन में भी आपको समझा के दूंगा। क्रिएट डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, तो इसका क्रेडिटर पे आप मार्किंग लगा लीजिए। ये क्रेडिटर पे मैंने मार्किंग लगा लिया। ठीक है, ओके। नाउ पूरे एडजस्टमेंट्स हो गई हमारी। अब हम वन बाय वन आइटम पढ़ना है, आपको लिखना है, बट इट्स वेरी सिंपल। कैपिटल कहाँ दिया है? क्रेडिट में। क्रेडिट में दो ही चीजें होती है, एक लाइबिलिटीज है, इनकम। कैपिटल क्या है? लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज साइड में आप जाइए, यहाँ पे लिख लीजिए कैपिटल। ठीक है, कैपिटल का अमाउंट हमेशा हम इनर कॉलम में लिखते हैं, पहले कॉलम में लिखते हैं कैपिटल का अमाउंट 55,000। क्यों पहले कॉलम में लिखते हैं? क्योंकि इसमें से ड्रॉविंग लेस होने वाली है। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जैसे भी होगा प्लस या माइनस होगा। ठीक है, इसीलिए कैपिटल आपको हमेशा इनर कॉलम में लिखना है, पहले कॉलम में लिखना है, और उसके नीचे पाइपलाइन जगह छोड़नी है। नेक्स्ट आइटम पे आते हैं हम, ड्रॉविंग्स। ड्रॉविंग्स करने से कैपिटल कम होता है, इसलिए यहां से आप सिंपली करेंगे लेस ड्रॉविंग्स। ड्रॉविंग्स करने से आपका कैपिटल कम होता है, इसलिए कैपिटल ड्रॉविंग को कैपिटल में से माइनस करता है। जो भी सब्सट्रैक्शन आएगा वो आपको इनर कॉलम में लिखना है 52,000। ठीक है, नेक्स्ट आइटम है आपका ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ओपनिंग स्टॉक आपको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में पहले लाइन में लिखना है। इसका रिजर्वेशन है, इसको हमेशा पहले लाइन में लिखा जाता है। क्वेश्चन में ये कहीं पे भी दिया हो, क्वेश्चन में ये कहीं पे भी दिया रहेगा, आपको ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में फर्स्ट लाइन में लिखना है। नेक्स्ट आइटम है आपका परचेज। तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, जब भी आप परचेज देखेंगे तो आप ये देखिए कि परचेज रिटर्न दिया है क्या। यहाँ रिटर्न है, लेकिन ये परचेज रिटर्न नहीं है, ये सेल्स रिटर्न है। परचेज रिटर्न को आप कहाँ ढूंढेंगे? क्रेडिट साइड में ढूंढेंगे, वो क्रेडिट साइड में ही होगा। परचेज का वैल्यू कहाँ है? डेबिट में, तो परचेज रिटर्न का वैल्यू क्रेडिट में होगा। मुझे परचेज रिटर्न नहीं दिखा, तो हम परचेज लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। सेकंड नंबर के लाइन में हम लिख लेंगे टू परचेसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में इसको जगह मिली हुई है 31,100, 31,100 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट आपको सिंपली आइटम को आइडेंटिफाई करना है, लिखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेबिट साइड में या तो एक्सपेंसेस होते हैं या तो असेट होती है। एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे 2,500, 2,500। आपको आइटम को आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट जगह पे प्लेस करना है। नेक्स्ट है सेल, उसमें से सेल रिटर्न माइनस करना है। ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में सेल, सेल हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगी और पहले लाइन में ही आएगी, उसमें से आपको लेस करना है।
सेल्स रिटर्न आपको माइनस करने हैं। ठीक है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न आपको माइनस करना है, RETURN माइनस करना है। कितना है वो? 1980। तो इसका जो भी अमाउंट आएगा वो आएगा 48,020 आएगा, वो आप यहाँ लिख देंगे। सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस करना है। ये जो डेबिट में है, आप बोलेंगे सर यहाँ लिखा नहीं है सेल्स रिटर्न, ये डेबिट में है ना, मतलब पक्का ये सेल्स रिटर्न है। ठीक है, उसके बाद है रेंट एंड टैक्सेस, डेबिट में दिया है एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप लिखेंगे टू रेंट एंड टैक्सेस। अमाउंट जो है ना वो आप फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, दिख रही है आपको, एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट है बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे, और इस पर आप इसको भी आप इधर कॉलम में लिखेंगे, और इसके नीचे हमेशा पाइपलाइन जगह छोड़ देंगे। क्यों छोड़ना है पाइपलाइन जगह, मैं आपको समझा दूंगा। 4 से पाइपलाइन जगह हमेशा इसके नीचे आपको छोड़नी है। नेक्स्ट आइटम है आपका रिजर्व फॉर बैड डेब्ट, इसको फिलहाल अभी आपको स्किप करना है। नेक्स्ट है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट डेबिट में दिया है तो डेबिट में ही आएगा। प्रॉफिट है, डिस्काउंट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा, लेकिन बैड डेट्स के नीचे पैक लाइन जगह छोड़ने के बाद लिखूंगा मैं डिस्काउंट 2375। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका कमीशन रिसीव्ड, क्रेडिट में है। क्रेडिट में या तो लाइबिलिटी या तो इनकम, ये इनकम है, इनडायरेक्ट इनकम है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में लिखना है आपको बाय कमीशन रिसीव्ड। अब आप बोलेंगे सर आपने चौथे पांचवे लाइन पे क्यों लिखा है, तो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट आने वाला है, इसलिए आपको ये याद रहना चाहिए कि मुझे 3-4 लाइन जगह छोड़ के लिखना है। कमीशन रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन में। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, बहुत बार क्वेश्चन स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें का डेटर का अमाउंट कौन सा है और क्रेडिटर का अमाउंट कौन सा है। तो इसको याद रखना एकदम सिंपल है, डी फॉर डेबिट, सी फॉर क्रेडिट। मतलब डेटर का डेबिट में है, असेट साइड में आएगा। डेटर क्या है? असेट है, कस्टमर जिससे आपको पैसे लेने हैं, तो असेट साइड में हम लिखेंगे डेप्टर्स या डेटर, जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन कर लीजिए, प्रोनाउंसिएशन से कोई लेना देना नहीं है। डेटर्स, उसके बाद था आपका क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स जो है ये आपके सप्लायर्स है, जिससे आपने उधारी में सामान खरीदा था, तो इसको हम इनर कॉलम में लिखेंगे 18,500। एडजस्टमेंट है, कुछ डिस्काउंट वगैरह का कुछ कंसेप्ट है, क्या है वो हम बाद में देखेंगे, अभी मेरे को नहीं देखना। मैं मेरा सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन है, आइटम मुझे पुटअप करना है, वो भी फटाफट फटाफट स्पीड से पुटअप करना है, एग्जाम में भी आपको स्पीड से करना है। फर्नीचर और मशीनरी असेट है, असेट साइड में हम आएंगे, डेटर के नीचे 4 से 5 लाइन जगह छोड़ देंगे, उसके बाद हम लिखेंगे फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर पे एडजस्टमेंट ही मैं इनर कॉलम में लिखूंगा 6,000, इनर कॉलम में लिखूंगा। इसके नीचे मैं कम से कम मिनिमम 2 लाइन स्किप करूंगा, उसके बाद लिखूंगा मैं मशीनरी, इट इज 12,000। एडजस्टमेंट है इसलिए मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। मेरा फोकस एकदम सिंपल सी दिख रहा होगा आपको। मैं आइटम पुटअप कर रहा हूँ। गुडविल, गुडविल डेबिट में है, असेट है, इंटेंजिबल असेट है। असेट साइड में आ जाएंगे, आप लिखेंगे गुडविल, मशीनरी के नीचे 2 लाइन जगह छोड़ने के बाद हम लिखेंगे गुडविल। ये आपका अमाउंट हो गया 7,500, आउटर कॉलम में आएगा, देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन गुडविल। ओके, वेजेस एंड सैलरीज डेबिट में दिया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस आगे रहा तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी आगे रहा तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो वेजेस एंड सैलरी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएंगे हम, यहाँ लिखेंगे टू वेजेस एंड सैलरीज, एंड वेजेस एंड सैलरीज द अमाउंट इज 7,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर। उसके बाद सैलरीज फॉर 10 मंथ। तो देखिए जब भी आपको किसी भी आइटम के ब्रैकेट में कुछ लिखा दिखाना, समझ जाने का कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, हिडन एडजस्टमेंट यहाँ होती है, ये हिडन एडजस्टमेंट है। तो सबसे पहले तो मैं सैलरीज लिख लेता हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम यहाँ पे पहले हम सैलरीज लिख लेंगे। सैलरीज लिख लेंगे हम, कितना अमाउंट है सैलरी का? 5,000। इनर कॉलम में क्यों लिखा? आई टोल्ड यू कि इसमें हिडन एडजस्टमेंट है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं कि हिडन एडजस्ट को मैं इमीडिएटली सॉल्व करता हूँ। सैलरीज, सैलरीज फॉर 10 मंथ, तो एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं, लेकिन आपने कितने महीने का सैलरी पे किया? 10 महीने का सैलरी पे किया। इसका मतलब यह है कि 2 महीने की सैलरी क्या है? आउटस्टैंडिंग है।
समझ रहे, सैलरी फॉर 10 मंथ, एक साल में महीने होते 12, बट वी हैव गिवन द सैलरी इज पेड फॉर ओनली 10 मंथ, सो 2 मंथ सैलरी इज आउटस्टैंडिंग, 2 महीने की सैलरी आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ऐड होते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग लिखेंगे। अब सर प्रॉब्लम ये है कि 2 महीने की हम निकालेंगे कैसे, तो हम 5,000 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करने के बाद मुझे क्या होगा, मुझे मिल जाएगा 1 महीने की सैलरी पता हो जाएगी। मैं उसके बाद इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मुझे 2 मंथ्स की मिलेगी। 5,000 को 10 से डिवाइड करूंगा, 500 आएगा, 2 मंथ सैलरी इज 1,000। मैं इसका टोटल करके आउटर कॉलम में निकालूंगा। अब ये हो गया मेरा 12 महीने का सैलरी 6,000। तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी था, आउटस्टैंडिंग है मतलब यू डिड नॉट पेड इट इन फ्यूचर, भविष्य में आपको देना होगा, इसलिए इसकी सेकंड एंट्री हो जाएगी लाइबिलिटी साइड में। आपको हेडिंग बनाना है, अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए हेडिंग बनाना है, और फिर उसमें लिखना है, आपको हेडिंग बना के इसको अंडरलाइन दीजिए, कोलन करिए, उसके बाद लिखिए आप सैलरीज, और अमाउंट अब आप 1,000 आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। एडवर्टाइजमेंट, इन्वेस्टमेंट, सॉरी ये एडवर्टाइजमेंट, लेट मी चेक ये आइटम क्या है, एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, ये गलती से हमारे ये डीटीपी ऑपरेटर की गलती है, ये एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट 9,000, इसका स्पेलिंग भी इन्होंने गलत लिखा है। ये अब सारे काम तो मैं नहीं कर सकता अकेले ना, इसलिए ये डीटीपी ऑपरेटर से काम करवाने पड़ते हैं। एडवर्टाइजमेंट 9,000, तो एडवर्टाइजमेंट कहाँ आएगा आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। यहाँ हम लेंगे टू एडवर्टाइजमेंट, 9,000। एडवर्टाइजमेंट क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस है, और इसीलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बन जाता है। ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स, तो डेबिट साइड में दो ही होता है, एक तो असेट या एक्सपेंसेस। तो इन्वेस्टमेंट क्या है, असेट है, असेट साइड में हम आ जाएंगे, हम लिख लेंगे इन्वेस्टमेंट, क्या लिखेंगे हम, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स 8,500 है आई थिंक, लेट इट बी क्रॉस चेक 8,500। ओके, लोन्स एंड एडवांसेस, अब ये देखिए लोन्स एंड एडवांसेस ना, ये असेट भी हो सकती है, लाइबिलिटी भी हो सकती है। अगर आपने किसी को लोन दिया है तो असेट होगी, अगर आपने लोन लिया है तो लाइबिलिटी होगी। बट हमें कैसे पता चलेगा ना कि ये असेट है कि लाइबिलिटी है, तो आपको बैलेंस देखना है। बैलेंस किधर है, क्रेडिट में, क्रेडिट में दो ही चीजें होती है, एक तो लाइबिलिटी या इनकम। मैंने सबसे पहला वीडियो इसी पे बनाया हुआ है, आप जाके उसको एक बार और ठोक बजा के देख लीजिए। तो लाइबिलिटीज होती है, इनकम होती है, तो लोन्स एंड लाइबिलिटीज, इनकम तो होने से रहा, तो ये क्या है आपकी लाइबिलिटीज है। तो लाइबिलिटी साइड में हम जाएंगे और हम यहाँ लिख लेंगे लाइबिलिटी में लोन्स एंड एडवांसेस, यहाँ हम लिख लेंगे, एक लाइन स्किप कर देता हूं मैं यहाँ पे, लोन्स, लोन्स एंड एडवांसेस, लोन्स एंड एडवांसेस, ये आपका आया 13,750, 13,750, 13,750। ओके, सो मेरा पहला कॉन्सेंट्रेशन हमेशा यही रहता है कि मैं एटम्स बराबर लिख लूं। मैंने मार्किंग कर लिए, अब हम एडजस्टमेंट की तरफ जाएंगे। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक असेट है, तो सॉरी असेट भी है, 17,250। सबसे पहले तो हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम ट्रेडिंग एडजस्टमेंट की दो एंट्री करनी होती है भाई साहब। ठीक है, ये आपने ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखा, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में आएगा। सेकेंड एंट्री आएगी बैलेंस शीट के असेट साइड में। मैंने क्यों आएगी, इसके पहले के वीडियो में मैंने बहुत बार आपको बता चुका है, दोबारा बता देता हूँ। जो क्लोजिंग स्टॉक है मतलब 31 मार्च को आपके दुकान में जो स्टॉक है, इट इज कन्वर्टेबल इनटू कैश, इसको आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए ये आपकी असेट है। नेक्स्ट है रेंट ऑफ 4,000 हैज बीन पेड फॉर प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, यू पेड फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, मतलब क्या, मतलब इट इज नॉट द एक्सपेंसेस ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर का वो एक्सपेंसेस नहीं है। तो आपने जो रेंट लिखा था, रेंट हमने कहा लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा था रेंट, ये देखो रेंट आ गया, आपने रेंट को ढूंढिए, यहाँ पे हम लिखेंगे लेस प्रीपेड।
प्रीपेड लेस होता है। क्यों लेस होता है? क्योंकि इट इज नॉट द एक्सपेंडिचर ऑफ करंट ईयर, वो करंट ईयर का एक्सपेंडिचर नहीं है, इट इज द एक्सपेंडिचर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। सेकंड एंट्री होगी इसकी असेट साइड में। असेट साइड में यहां हम लिखेंगे प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट लिखेंगे हम 4000, 4000। चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे हम जाते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है आपकी प्रोवाइड 2% रिजर्व फॉर बैड डेट्स ऑन डेटर। It was realized that our debtor worth 1000 proved to be bad debt and has to be written off. अब देखिए ये जो एडजस्टमेंट है ना, इस एडजस्टमेंट का जो सेकंड पार्ट है वो पहले आपको सॉल्व करना है और फर्स्ट पार्ट आपको बाद में सॉल्व करना है, ठीक है? नहीं तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। इट वॉज रियलाइज दैट अवर डेटर वर्थ 1000 टू बी प्रूव्ड टू बी बैड डेट्स एंड टू बी रिटर्न ऑफ। इसका मतलब ये होता है कि जो आपके डेटर्स है, जो आपके डेटर्स है, वो डेटर में से, डेटर्स मतलब कस्टमर जिनसे आपको पैसे लेना है, इसमें से आपके 1000 रुपए डूब गए। ये कंफर्म हो गया कि आपके 1000 रुपए डूब गए, रिटर्न ऑफ 1000 ये अब आने वाले नहीं है। तो इसको पहले ना आपको माइनस करना पड़ेगा। मतलब अब आपके डेटर बच गए 19,250। अब आपके डेटर बच गए 19,250। अब जो 19,250 बचा है इसके ऊपर आपको आरडीडी क्रिएट करनी पड़ेगी, ठीक है? लेस कितनी फाइन, आई थिंक 2.5% बोला था उन्होंने, आई थिंक 2.5% आरडीडी बोला है। वो 2.5% आरडीडी समय बचाने के लिए वैल्यूज में पहले ही कैलकुलेट कर लेता हूं। तो 385 हो जाएगा और इसमें से इसको हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, हम सब्सट्रैक्ट कर लेंगे और जो वैल्यू आएगी वो मैं बाहर के कॉलम में लिखूंगा। 19,250 में 18,865, 18,865 इतना अमाउंट आता है। ये मैंने पहले कैलकुलेट करके रख लिया है, ठीक है, समय बचाने के लिए। तो फिर वीडियो आप बोलेंगे कि सर बड़ी हो गई, समझाना पड़ता है, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो एक्सप्लेन करने पड़ते हैं जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, इसलिए वीडियो बड़ी होती है, ठीक है? तो 18,865 बाहर आ गया। डेटर में से आपने बैड डेट्स माइनस किया, आरडीडी माइनस की, इसकी सेकंड एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। बैड डेट्स में आपको ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड न्यू बैड डेट्स, ठीक है? इसको आप रट्टा मार के रख लीजिए, न्यू बैड डेट, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स। न्यू बैड डेट्स का मतलब जो एडजस्टमेंट में से आपको मिले थे, वो मिले थे आपको 1000। तो ये हो गए आपके 1400। कितने हो गए? 1400। उसके बाद हम लिखेंगे एड, एड न्यू आरडीडी। न्यू आरडीडी यानी जो अभी आपने एडजस्टमेंट में बनाई वो है न्यू आरडीडी आपकी, आई थिंक 385। वो आपकी जो आई थी वो 385 आई थी, वो 385 हम इसको ऐड कर लेंगे। 385 एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ओल्ड आरडीडी कितनी दी है आपको। ओके, ओल्ड आरडीडी 1500 दी है, कोई बात नहीं, ठीक है? तो इसका जो अमाउंट आया वो हो गया 1785, 1785। इसमें से हम लेस कर लेंगे, लेस करेंगे ओल्ड आरडीडी, ठीक है? मैं थोड़ा सा फिगर कभी कभी चेक कर लेता हूँ। ओल्ड आरडीडी, ओल्ड आरडीडी हमेशा आपको एडजस्टमेंट में दी रहेगी। ये जब भी हमने क्वेश्चन में स्किप किए थे वो है ओल्ड आरडीडी 1500। तो आपको क्या करना है ना, आपको एक ही काम करना है इसमें। बैड डेट्स ये कैसे होता है, हर क्वेश्चन में आपको लगेगा कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको एक काम करना है कि इसको बैड डेट्स को याद करना है। ये जो सिंटैक्स है ना, इतना बड़ा ये सिंटैक्स, इसको आप रट्टा मार दो, ठीक है? नहीं, ये जो सिंटैक्स दिख रहा है इसको आप रट्टा मार दो, बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी, ठीक है? जिस क्वेश्चन में ओल्ड आरडीडी का अमाउंट ज्यादा रहेगी तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। बट इट्स वेरी सिंपल, क्वेश्चन कैसा भी आए ये आपको लिखना है, जो आइटम नहीं दिए उसको नहीं लिखिए, इट्स वेरी सिंपल। तो ये आपके बैड डेट्स की एडजस्टमेंट यहाँ खत्म हो गई। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे आएंगे, राइट ऑफ डेप्रिसिएशन। मशीनरी पे 7.5% लगाना है। ओके, कोई बात नहीं, डेप्रिसिएशन लगाने से क्या होता है? डेप्रिसिएशन लगाने से असेट की वैल्यू कम होती है। राइट ऑफ 7.5% ऑन मशीनरी, तो मशीनरी पे पहले लगाएंगे हम लेस, लेस depreciation at the rate of less DP, depreciation at the rate of 7.5%। तो इसका 7.5% आपको निकालना है। इसका 7.5% आता है 900 आता है, मशीनरी का 7.5% आता है 900। तो इसका सब्सट्रैक्शन जो होगा वो सब्सट्रैक्शन बाहर में आ जाएगा 11,100, 11,100।
और उसके बाद में फर्नीचर पे भी आपको लिखना है, लेस फर्नीचर पे लिखना है, सॉरी, लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ कितना परसेंट था, आई थिंक 15% था, 15% लगाना है, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। तो 15% कितना आएगा बेटा, वो 900 आएगा, ठीक है ना। 15% आएगा आपका 900, 900 आएगा। इसका सब्सट्रैक्शन बाहर आ जाएगा आपका 5100। चलिए ठीक है। तो डेप्रिसिएशन की सेकंड एंट्री कहाँ होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। खास देखिए दोनों का डेप्रिसिएशन सेम आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आ जाएंगे। हम यहाँ एक हेडिंग बनाएंगे, टू डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हेडिंग बनाना है आपको, अंडरलाइन देना है, इसमें आपको ऐसी अंडरलाइन देके कोलन करना है, और मैं बोल्ड भी कर देता हूँ, ज्यादा अच्छा है। ऑन क्या था, ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे आपका आया था 900, 900 रुपए। और ऑन फर्नीचर के बाद हमने लिखा था ऑन मशीनरी, मशीनरी का भी कितना आया था आपका, मशीनरी का स्पेलिंग की तरफ मैं विशेषता ज्यादा ध्यान देता हूँ हमेशा। 900 प्लस 900 1000, सॉरी, 1800, 1800। Now I will come to the next adjustment, create a discount on creditor। तो डिस्काउंट, अगर आपको क्रेडिटर डिस्काउंट देंगे ना, तो इसमें क्या होगा ना, आपका आपको फायदा होगा, ठीक है। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 3%, 3% के हिसाब से आपको देना है। तो कैलकुलेटर यूज कर लेता हूँ, वैसे आपको कैलकुलेटर अलाउ है नहीं, लेकिन हम लोग अगर कैलकुलेटर यूज नहीं करेंगे तो आपका वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और फिर आप बोलेंगे कि सर वीडियो बड़ा हो गया। तो वो आता है आपका 555, कितना आता, 555 आता। हम इसमें से सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, अंडरलाइन कर दिया मैंने, 18,500 में से 555 माइनस कर दिया, 17,945, 17,945। तो डिस्काउंट मिलेगा तो आपके क्रेडिटर योर लायबिलिटी विल रिड्यूस, इसलिए हमने क्रेडिटर कम कर दिए। सेकंड एंट्री को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, यहाँ हम लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट ऑन, ऑन क्रेडिटर्स, ठीक है। ये आपके इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगी, इट इज 555। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व। एक जीपी कैलकुलेट करना है, वो मैं आपको कैलकुलेट करके दे देता हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करके दे देता हूँ। तो इसका टोटल आता है, इसका टोटल क्या आएगा, 65,270, 65,270, हम इस साइड भी लिख लेंगे 65,270। और जो डिफरेंस आएगा ये दोनों के बीच में, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस कर दीजिए, जो डिफरेंस आएगा उसको आप बोलेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे आप, टू ग्रॉस प्रॉफिट बोलेंगे। वो आ रहा है आपका 8270। क्या करना है, सिंपली क्रेडिट में से डेबिट माइनस करना, जो डिफरेंस आया वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद 8270 ये जो आपका आया, ये आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। इसको आप यहाँ लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। कितना था वो, एक बार लेट इट मी चेक, एक बार चेक कर लेता हूँ, 8270। तो 8270 यहाँ आ गया। अगर आप देखेंगे तो यू विल फाउंड दैट कि यहाँ पे ना डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है। तो डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही, कितनी आ रही है मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ। यहाँ पे द टोटल आ रही है आपकी 21,460, 21,460, 460 यहाँ भी आएगी 21,460, क्योंकि डेबिट साइड की टोटल ज्यादा आ रही है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो यहाँ आपको क्या होगा, नेट लॉस होगा, ठीक है। तो क्रेडिट में से आप, डेबिट में से आप ये क्रेडिट माइनस कर लीजिए, तो जो डिफरेंस आ रहा है वो आता है 12,380। ये आपका नेट लॉस है। यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेंगे ट्रांसफर टू, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इसको कहाँ ट्रांसफर करना है, आपको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, 12,380। तो बैलेंस शीट में हम आएंगे, यहाँ हम करेंगे लेस, लेस नेट लॉस। अगर प्रॉफिट होता है तो ऐड करते हैं, लॉस होता है तो माइनस करते हैं, 12,380। जो इसका सब्सट्रैक्शन प्लस माइनस आएगा वो थोड़ा आएगा 39,620।
तो नाउ हम एक टोटल करके देखते हैं। बैलेंस शीट का जो टोटल आता है वो आता है 72,315। ये 5 रुपए एक एक्स्ट्रा आ रहे, ये हटा देता हूँ मैं। तो आ गया 72,315। 72,315। अब असेट साइड का भी एक बार हम क्रॉस वेरीफाई करके टोटल करके चेक कर लेते हैं। देखिए मैं टोटल करता हूँ, ये मेरी एक्सेल शीट है तो ये यहीं पे टोटल आ जाती है। ठीक है, ये यहाँ टोटल लिख के आ रही है 72,315। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आगे के वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड बने रहिए। थैंक यू वंस अगेन। हैव अ नाइस डे।